सभी को नमस्कार। कवि त्रिलोचन, जिन्हें त्रिलोचन शास्त्री के नाम से भी जाना जाता है, हिंदी के सबसे बड़े प्रगतिशील कवियों में गिने जाते हैं। मेरा हिंदी साहित्य का विधिवत अध्ययन नहीं हुआ, न मैं हिंदी साहित्य का छात्र रहा और न मैंने गुरुजनों से हिंदी साहित्य का अध्ययन करने का अवसर पाया। परंतु यह मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि हिंदी के कतिपय हमारे समय के श्रेष्ठ कवियों का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ और हिंदी के कतिपय अच्छे समीक्षकों और श्रेष्ठ आचार्यों का भी सानिध्य सत्संग मुझे प्राप्त हुआ। हिंदी के कवियों में त्रिलोचन या त्रिलोचन शास्त्री का मेरा साथ, उनका और मेरा साथ लगभग 10 वर्षों तक निरंतर रहा। सागर विश्वविद्यालय में मुक्तिबोध पीठ पर वे आए तो 1985 से 1995 के बीच 2 टर्म में मुक्तिबोध पीठ पर वे कार्यरत रहे और उनका निवास सागर विश्वविद्यालय के परिसर में, उनका बंगला और मेरा घर बहुत निकट था। 2, 3, 4, 5 मिनट का पैदल रास्ता था। मैं प्रायः उनके पास पहुंच जाता था संध्या के समय, या वे हमारे घर आ जाते थे। हिंदी साहित्य के सबसे बड़े गपोड़ी के रूप में भी त्रिलोचन शास्त्री को हम लोग जानते और मानते रहे हैं। गप्पबाजी, बैठकबाजी में अनोखी उनकी कुछ कला थी जो अन्य किसी में कदाचित नहीं मिलेगी। उसकी चर्चा का यहाँ समय नहीं है। पर त्रिलोचन शास्त्री को मैंने एक ऐसे कवि के रूप में जाना, उनके प्रत्यक्ष सानिध्य के द्वारा भी और बाद में जो उनकी पुस्तकें मुझे प्राप्त होती गईं, उनके अध्ययन के द्वारा भी, कि वे मेरी दृष्टि में कदाचित प्रसाद के बाद हिंदी के एक ऐसे कवि हैं जो संस्कृत परंपराओं को, संस्कृत साहित्य के अनेक अभिप्रायों को, उक्तियों को, मुहावरों को हिंदी कविता में आत्मसात करते हुए लेकर के आते हैं। और नागार्जुन और अज्ञेय, ये 2 नाम मेरी स्मृति में इस दृष्टि से हैं। अज्ञेय संस्कृत के पंडित नहीं रहे, परंतु मेधा और प्रतिभा उनकी विचक्षण और विलक्षण थी। और विद्यानिवास मिश्र जी, कपिला जी, इनका साथ उन्हें मिला। उस नाते परंपराओं से सीधे रूबरू भी वे हुए और अपनी प्रतिभा से उन्होंने परंपराओं को अर्जित किया, पुनः पाया। पर सीधे भाषा से उनका उस प्रकार से सामना नहीं हुआ, साक्षात अध्ययन भी कदाचित नहीं हुआ। इसलिए वे अशुद्धियां कदाचित करते हैं जहां भी वे संस्कृत से कुछ लेते हैं। त्रिलोचन तो संस्कृत के पंडित भी रहे। शास्त्री परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की थी लाहौर की, और अंग्रेजी का भी अध्ययन उन्होंने किया था। अंग्रेजी से एमए में उन्होंने प्रवेश लिया था। पूरा एमए किया या नहीं, ऐसी जानकारी मुझे प्राप्त नहीं है। कहीं लिखा हुआ मिलता है कि वे अंग्रेजी से एमए थे। यह त्रिलोचन शास्त्री की जो पृष्ठभूमि है, इस दृष्टि से अद्वितीय है। वे सुल्तानपुर के पास चिरानी पट्टी गांव से आए, छोटे गांव से। गांव गिरांव, गांव की धरती सदैव उनकी स्मृतियों में, उनके संस्कारों में बनी रही। काशी में रहे, काशी से उन्हें बड़ा लगाव था, हालांकि काशी ने बहुत कष्ट उनको दिया। काशी उनकी कविताओं में बार बार आती है, काशी की स्मृतियां। जब काशी छूट जाती है फिर भी, और संस्कृत की परंपराएं, संस्कृत पंडितों का सानिध्य, बातचीत में भी वे कई बार महामहोपाध्याय दामोदर लाल गोस्वामी की चर्चा करते थे और उनके पास बैठे तो क्या क्या उनको सुनने को मिला यह भी बताते थे। हालांकि कितनी गप उसमें रहती थी और कितनी सच्चाई रहती थी, यह तो अन्वेषणीय है। परंतु काशी के अनेक पंडितों की चर्चा भी वे करते रहे।
जब मुझसे उनका संवाद कुछ स्थापित हुआ। वह संवाद किस प्रकार स्थापित हुआ उसकी मैं चर्चा करूँगा, फिर मैं त्रिलोचन की कविता में परंपरा और आधुनिकता को लेकर कुछ बातें कहूँगा। यह बहुत बड़ा विषय है। त्रिलोचन की का जो साहित्य है, कविता का जो उनका वाङ्मय है, वो बहुत विशाल है। उसमें से बहुत कुछ अभी तक बिना छपा हुआ भी रह गया है। और यह मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग को और अशोक वाजपेयी जी को इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने त्रिलोचन शास्त्री को डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय या सागर विश्वविद्यालय में मुक्तिबोध पीठ पर जो प्रतिष्ठापित किया, उसके कारण 1985 से 1990 की अवधि में उनका बहुत सारा अप्रकाशित साहित्य प्रकाशित हो सका। उनको मुक्तिबोध पीठ पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए आना था, इस बात की भनक मुझे लग चुकी थी। हिंदी काव्य का विशेष अध्ययन न होने के कारण मैं कुछ नाम से परिचित था कि त्रिलोचन शास्त्री कोई हैं, कविताएं लिखते हैं। और फिर चर्चा सुनने में आई कि वे मुक्तिबोध पीठ पर आ रहे हैं। इसी बीच बाबा नागार्जुन का एक पोस्ट कार्ड मुझे मिला। बाबा नागार्जुन जहाँ कहीं होते वो यायावर थे, एक जगह टिकते नहीं थे। उनका एक पोस्ट कार्ड 3 वाक्यों का कुल मुझे मिला। मैंने अपने लेख में उसको पूरा यथावत उद्धृत भी किया है, जो कि प्रकाशित है और वह मेरे पास अभी सुरक्षित भी है। उसमें लिखा था कि प्रिय राधा वल्लभ, त्रिलोचन सागर आ रहे हैं। ये बहुत सीधे संकोची स्वभाव के व्यक्ति हैं, इनका ध्यान रखना है। तुम्हारा नागार्जुन। जहां तक मुझे स्मरण है यही 3 वाक्य उसमें थे। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ अब इस दिशा में ध्यान देना चाहिए। तो मैंने पता किया किस तारीख को आ रहे हैं, उनको कौन सी गाड़ी लेने जा रही है। उसमें कुछ ऐसा चक्र कुचक्र हुआ कि उस गाड़ी का मुझे पता नहीं लग सका और कौन जा रहा है ये पता नहीं लग सका और मैं कुछ अन्य मनस्क हुआ। फिर मैंने तय किया कि जब वो आ जाएंगे, कुछ स्थिर हो जाएंगे, तब मैं 1-2 दिन बाद ही मिलने जाऊंगा। तो उनके आने के बाद जब मुझे पता चल गया कि वो आ चुके हैं, उनको विश्वविद्यालय परिसर में अमुक अमुक नाम का अमुक अमुक नंबर का बंगला आवंटित किया गया है, उसमें वो रह रहे हैं, तो मैं 2 दिन बाद उनके आवास पर संध्या के समय मिलने गया। फर्नीचर आया नहीं था उनके बंगले में, बड़ा बंगला था, फर्श बिछा हुआ था, उस पर पालथी मारकर त्रिलोचन जी अकेले बैठे हुए थे। जो कुछ उनको लेने जाने वाले, उनका स्वागत करने वाले थे, उनका सब मजमा अब विसर्जित हो चुका था, ऐसा मुझे लगा। भीतर कोई नौकर काम कर रहा था और वे बैठे हुए थे एकाकी, शांत, चुपचाप। मैं उनके सामने पहुंचा और हाथ जोड़कर मैंने परिचय दिया कि मैं राधा वल्लभ त्रिपाठी, यहाँ संस्कृत विभाग में प्रोफेसर और अध्यक्ष हूँ। उन्होंने कहा कि बैठिए। मैं पालथी मारकर उनके सामने बैठ गया। कुछ बातचीत शुरू होती, तभी तक भोजन की थाली ला करके उनका नौकर उनके सामने रख गया। तो मैंने कहा कि मैं चलता हूँ, फिर आऊँगा, आप भोजन कर लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, थोड़ी देर बैठिए, भोजन मैं कर लूँ उसके बाद बात करेंगे। तो वे भोजन करने लगे। उनकी थाली पर मेरी दृष्टि जाती बीच-बीच में। मैंने देखा कि वे रोटी का टुकड़ा तोड़कर प्याज के साथ उसको खा रहे हैं। सब्जियाँ जो हैं 2-1 वो अलग रखी हुई हैं। उनको भी लगा कि मुझे कुछ कौतुक है उनकी इस भोजन ग्रहण की विधि पर। तो उन्होंने कहा है कि मैं जब बहुत छोटा बच्चा था तो मैं थाली में जितनी वस्तुएं आती, मीठी, नमकीन, रोटी, सब्जी आदि सबको हाथ से माड़ करके और मिला लेता और उसके बाद खाने लगता। तो मेरी माँ कहती थी कि ऐसा क्यों करते हो? तो मैं कहता कि पेट में पहुंच करके भी जब सब मिलना ही है तो यहीं से मिला हुआ क्यों न ले लें। तब माँ ने समझाया कि देखो बेटा, अलग अलग खाया करो, पेट में मिलेगा वो बात ठीक है, लेकिन भोजन के साथ न्याय करने के लिए एक एक वस्तु अलग अलग खाना उचित है। तब से मैं एक एक वस्तु अलग अलग ही खाता हूँ, यह उन्होंने कहा। यह गप मारने की उनकी आदत थी, पर सच हो सकता है। और उनके कवि स्वभाव को समझने के लिए भी यह
इससे एक सूत्र निकलता है और गांधी के कितने करीब आ जाते हैं यह भी मुझे बाद में उनकी कविताएं पढ़ते हुए उनको देखते हुए ऐसा लगा। गांधी ने जो एकादश व्रत बताए थे उसमें से अस्वाद एक व्रत है कि स्वाद में रमना नहीं है। वो भोजन में तो कम से कम रमते नहीं थे। त्रिलोचन जी का भोजन जिस प्रकार से होता था, ज्यादा भी खा जाते थे और उनको पता भी नहीं रहता था कि मैंने कितना खा लिया, उनको कोई परवाह ही नहीं होती थी। वो अलग दुनिया में चले जाते थे और रहते थे अपने उस विश्व में। उसके नाते बहुत सारे आख्यान उपाख्यान, कुछ सच और कुछ गढ़े हुए वे हमको सुनाया करते थे। इतना पृष्ठभूमि के नाते त्रिलोचन पर चर्चा करने के पहले मैं बता देना चाहता हूँ, यद्यपि कुछ लंबा हो गया, विषय पर आता हूँ। विषय पर आने के लिए यह कहना आवश्यक था, इसलिए मैंने इसको कहा कि भोजन जब उन्होंने शांत मन से कर लिया और थाली हटा ली गई, हाथ धोकर के फिर वे बैठे मेरे सामने, तब उन्होंने कहा कि आपको एक कविता सुनाते हैं। तो मैं दत्तचित्त होकर के बैठा कि ठीक है, कविता सुना दीजिए। उन्होंने कविता सुनाई। तो कविता प्रसिद्ध है त्रिलोचन जी की कविताओं में और छपी हुई भी है। हाथ मैंने ऊंचाए हैं उन फलों के लिए जिनको बड़े हाथों की प्रतीक्षा है। हाथ मैंने ऊंचाए ऊंचाए हैं उन फलों के लिए जिनको बड़े हाथों की प्रतीक्षा है। फलों को मैं देखता हूँ, जानता हूँ, चीन्हता हूँ और उनके लिए मुझ में ललक भी है। हाथ मैंने ऊंचाए हैं उन फलों के लिए जिनको बड़े हाथों की प्रतीक्षा है। डर नहीं है, हंसा जाऊंगा। इतनी कविता है। ये कविता उन्होंने सुनाई। सुनाकर जैसे ही समाप्त किया, मैं समझ गया कि मुझे क्यों सुना रहे हैं, क्योंकि मैं परिचय में अपने कह चुका था कि मैं संस्कृत विभाग में प्रोफेसर हूँ। तो मुझे उन्होंने क्यों सुनाई। और त्रिलोचन को अपनी कविताएं प्रायः याद नहीं रहती थी। एक या दो कविताएं उनको अपनी याद थी, उनमें से कदाचित एक कविता तो यह थी। और एक चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती, यह कविता है, उनको बार बार सुनाना पड़ती थी क्योंकि अद्भुत कविता है और हिंदी की अनोखी कविता यह है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती। उस पर मैं कभी बात करूंगा। यद्यपि मेरा विषय हिंदी कविता, हिंदी काव्य नहीं ही है, पर त्रिलोचन पर मैंने फिर लिखा भी काफी। कुछ आग्रह लोगों का था इसलिए लिखा और कुछ मन से भी लिखा। उनका साथ मुझे जो रहा उससे मैं बड़ा लाभान्वित हुआ। छंद का लय का संस्कार मुझे उनसे मिला। रोला छंद क्या होता है मैंने जाना। सोनेट कितनी बारीकी से त्रिलोचन समझाते हैं, और कोई कदाचित नहीं बता सकेगा। एक तो कलानाथ शास्त्री हैं हमारे संस्कृत समाज में, वो छंदों को जिस तरह से समझाते हैं, और फिर त्रिलोचन जिस तरह से सोनेट को समझाते थे कि शेक्सपियरियन सोनेट और मिल्टोनियन सोनेट में क्या फर्क होता है और कैसे दो चार और एक तीन में तुक मिलाते हैं, उसमें कहाँ आठ और छह पर बंध अलग अलग होते हैं। ये सब वो बड़े उदाहरण से देकर के अंग्रेजी के बताते थे। वो छंदों की दुनिया जो त्रिलोचन में थी, वो कम कवियों में हमारे समय में है। संस्कृत के लोगों में भी कदाचित कम अब वैसा गहरा संस्कार छंदों का है। छंद लिख लेना, लक्षण के अनुसार सही लिख लेना, वो एक बात अलग है। पर क्षेमेंद्र में जैसी पकड़ है छंद की, कि छंद लक्षण के अनुसार सही है, लेकिन वो एक एक छंद उदाहरण देकर के बताते हैं कि ये वास्तव में मंदाक्रांता और शार्दुल विक्रीडित वैसा नहीं बन रहा है। इसके पाठ में शार्दुल विक्रीडित की जो पहचान है वो पूरी पूरी खुल नहीं रही है। इस तरह की पकड़ त्रिलोचन में छंदों की थी। इसलिए परंपरा और आधुनिकता, इस पर जब हम बात करते हैं, वे बहुत बड़े आधुनिक कवि हैं, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। पर परंपरा कैसे उनके संस्कारों में रमी हुई है, और जिस गांव से देहात से आए थे वो तो उनके साथ हमेशा बना ही रहा है।
जैसे ही उन्होंने कविता समाप्त की, मैंने उनसे कहा कि ये तो आपने कालिदास के रघुवंश का पहला सर्ग का श्लोक जो है उसको उतार लिया है। हालांकि मैं गलत था उस दृष्टि से। श्लोक भी मैंने सुना दिया। मंदः कवि यश प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम् प्रांशु लभ्ये फले लोभाद उद्बाहुरिव वामनः। मुझे उस समय लगा कि कालिदास जो कह रहे हैं और जो अनकहा छोड़ देते हैं उसको त्रिलोचन ने कह दिया है। क्योंकि मैं इस श्लोक की व्याख्या इसी प्रकार से करता हूं, जो आपाततः अर्थ प्रतीत होता है उसको मैं पूरी तरह स्वीकार नहीं करता इस श्लोक में। इस श्लोक में कालिदास कहते हैं कि मैं मंद और कवि यश का प्रार्थी होते हुए उपहास का पात्र बनूंगा, जैसे कि उचक उचक कर हाथ उचक उचक कर ऊंचाई पर लगे हुए फल तोड़ने का प्रयास करता हुआ कोई वामन या बोना। और हमारे अच्छे प्रबुद्ध विचारक कवि हैं प्रवीण पंड्या, उन्होंने तो इस अभिप्राय को लेकर के उद्बाहु वामनता कविता लिखी है। उनकी पुस्तक की भूमिका में भी मैंने यह लिखा है कि यह वामन का विराट होने का अभिप्राय इसमें छिपा हुआ है। यही प्रवीण पंड्या भी अभिप्राय कुछ उसमें लेते हैं। तो कालिदास असल में यह कहना चाह रहे हैं कि मंदः सन कवि यश प्रार्थी सन उपहास्यताम गमिष्यामि अतएव मंदेन कवि यश प्रार्थिना मया न भवितव्यम। मैं उस बोने की तरह जो कि उचक उचक कर ऊंचाई पर लगे फल तोड़ रहा है, यदि मंद रहा और कवि यश का प्रार्थी ही रहा तो मैं उपहास का पात्र बनूंगा। इसलिए अब मैं न बोना रहूंगा, न मैं मंद रहूंगा, न कवि यश की कोई प्रार्थना में करूंगा। मैं विराट होता हूं क्योंकि अगले श्लोक से फिर संगति लगाना पड़ेगी। अथवा कृतवाग द्वारे वंशेस्मिन पूर्व सूरि भी, मेरे सामने इतना बड़ा राजमार्ग खुला हुआ है, उससे मैं चला जाऊंगा, अब कोई चिंता नहीं। इसलिए कालिदास व्यंजना के कवि हैं। त्रिलोचन उसकी व्यंजना को भी पकड़ लेते हैं, लेकिन त्रिलोचन आगे की बात कहते हैं, इसीलिए वे परंपरा के साथ उतने ही आधुनिक हो जाते हैं। और कालिदास जो कहते कहते रह गए और फिर व्यंजना में भी वहां नहीं है, उस बात को वे कहते हैं अंत में। बाकी तो हाथ मैंने उचाए हैं उन फलों के लिए जिनको बड़े हाथों की प्रतीक्षा है। ये तो कालिदास ने भी कहा, जिनको बड़े हाथों की प्रतीक्षा है, या उन्होंने नहीं कहा, त्रिलोचन ने कुछ जोड़ा। फलों को मैं देखता हूँ, जानता हूँ, चीन्हता हूँ और उनके लिए मुझ में ललक भी है। यह त्रिलोचन ने उसमें कुछ जोड़ा। अंतिम दो पंक्तियों में उसमें कविता बनती है। अंत में जो वे कहते हैं, डर नहीं है हंसा जाऊंगा। कालिदास भी व्यंजना में कुछ इस तरह की बात कहते हैं, पर ये आधुनिक कवि है और अपने समय में निर्भय होने की बात कर रहा है। त्रिलोचन की कविता का ही स्वर निर्भय होना है, और इस दृष्टि से वे गांधी के बहुत निकट आते हैं। जो मुझे लगता है, दो कवियों के बारे में मेरी ऐसी समझ बनी, एक तो प्रसाद के संबंध में कि वे गांधी के बहुत निकट हैं। कवि स्वभाव में भले ही वे बहुत अलग हों, कविता की दृष्टि से, कविता के शिल्प की दृष्टि से गांधी के लिए तो वे अगम्य ही हैं। गांधी तो निराला को भी नहीं समझ पाते थे कवि के रूप में, जैसी मुझे जानकारी है। और निराला प्रसाद को बहुत सम्मान देते थे। तो प्रसाद के बारे में कह रहा हूं कि प्रसाद गांधी के बहुत निकट हैं, अपने चिंतन में, विचारों में और कविता में भी। यह समझ मुझे आचार्य विजय बहादुर सिंह से प्राप्त हुई और मैं उसको सही समझता हूँ। त्रिलोचन के साथ रहते हुए और त्रिलोचन की कविताएं पढ़ते हुए भी मुझे लगा कि वे अपनी अंतश चेतना में गांधी के बहुत करीब हैं। कविता के शिल्प में वे बहुत आगे जाते हैं और दूर हैं गांधी से जितने ही, उतने अपने निर्भय होने की पुकार में, निर्भय बने रहने में, निर्भय के रूप में प्रतिष्ठित होने में, और स्वदेशी जो स्वभाव में उनके है, स्वदेशी में प्रतिष्ठित होने में वे गांधी के बहुत करीब हैं। और गांधी की तरह से वे परंपरा को समझते हैं। परंपरा को के अंधभक्त भी वे नहीं हैं। वे उसमें निर्भय होकर विचरण करते हैं और उसका विस्तार करते हैं। इसलिए साहस भी उतना ही है जितना गांधी का है। जो गांधी कह देते हैं कि शास्त्र में भी यदि ऐसा लिखा है
कि अस्पृश्यता होनी चाहिए और ये शूद्र अवर हैं ये इत्यादि, तो मैं उस शास्त्र को बिल्कुल नहीं मानता। और भी कड़े शब्दों में उन्होंने कहा है। और वैसे बहुत परंपरा के अनुयायी भी गांधी है। गांधी की तरह त्रिलोचन भी कहते हैं। कुंभ पर जो उन्होंने कविताएं लिखी हैं वो गांधी के भाव से पूरी सत्ता के सामने खड़े हुए कविता में दिखाई पड़ते हैं। उसमें तो राज्यपाल, जो उस समय कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी हुआ करते थे, नाम नहीं लिया है, और राष्ट्रपति, किसी को नहीं बख्शा है। इतना साहसी कवि, वो कितनी खरी खरी कह दी है। अद्भुत कविताएं। जो सोनेट उन्होंने कुंभ में जो हृदय विदारक घटना हुई थी कभी, मुझे तो त्रिलोचन की कविता से ही पता चला। कुंभ के बारे में कितने कितने गदगद होकर के हमारे हिंदी के कवियों ने रिपोर्टाज लिखे। क्या क्या उसके बारे में अनन्य भाव से कहा जाता है, वह सब सही है। लेकिन यह तो त्रिलोचन ही कह सकते थे। अगर स्वतंत्र राज भी जनता की जीवन रक्षा का प्रथम काज भी न कर सके तो किस मतलब के लिए राज है। निर्ममता के भीतर असीम वेदना कविता में वे लेकर के आते हैं। और भाषा की अपूर्व समृद्धि के साथ निर्भय होकर कविता के मैदान में त्रिलोचन उतरते हैं। वे साहस के साथ चुनौती का वर्ण करते हैं। कहते हैं, मुझे यथेच्छ पछाड़ो, अंग अंग को काटो, यदि मैं निर्बल हूं तो मेरा यही दंड है। जो सत चित्त की सत्ता का एक खंड है, उसको असत बना दो और मांस से पाटो। अपने मन की खाई मेरे भय को छांटो, तीखी असिधारा है जिस पर रश्मि चंड है। जो मृत्यु को देखकर भागे वही भंड है, फाड़ कलेजा दो फिर मेरा लहू चाटो, इत्यादि उन्होंने लिखा है। ये शब्दावली कुछ हिंदी कविता में आई, ये उस तरह की विद्रोह विरोध की शब्दावली नहीं है, क्योंकि इसमें तो सच्चित की अखंड सत्ता की भी बात है, उसको आधुनिक बोध खंडित करता है। इसमें मांस से पाटने की भी बात आ गई है। लेकिन तीखी असिधारा की भी बात है। असिधारा तो संस्कृत परंपरा का शब्द है। असिधार व्रत वहां आता है, कालिदास में आता है। भंड शब्द भी आता है, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बार बार बाणभट्ट की आत्मकथा में प्रयोग करते हैं। ये तो उस परंपरा के शब्द हैं। ये हिंदी की आधुनिक कविता के मुहावरे के शब्द नहीं हैं। नागार्जुन तो बाकायदा पाठशाला में पढ़ कर के और निकले थे, पंडित थे। संस्कृत में उन्होंने कविताएं बहुत अच्छी लिखी हैं, पर संस्कृत की परंपराओं को वे कविता में इस तरह से लेकर के नहीं आते जिस तरह से त्रिलोचन लेकर के आते हैं। इसलिए त्रिलोचन का दायरा ज्यादा बड़ा परंपरा और आधुनिकता इन दोनों की दृष्टियों से होता है। नागार्जुन को छोटा करते हुए मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत बड़े कवि हैं। और त्रिलोचन ने कवियों पर जो कविताएं लिखी हैं, कदाचित नागार्जुन पर सबसे ज्यादा कविताएं उन्होंने लिखी हैं। सोनेट पर सोनेट कई कई उन्होंने नागार्जुन पर लिख दिए। बहुत मानते हैं, दोनों में बड़ी प्रीति भी थी, तभी तो नागार्जुन ने मुझे चिट्ठी लिखी कि इनका ध्यान रखना है। और किसी को चिट्ठी उन्होंने इस तरह की लिखी कि नहीं मुझे पता नहीं। लिखी होती तो बताते, क्योंकि मैं इसकी चर्चा कर चुका हूँ लिखित में। तो कोई कहता कि मुझे हमें भी चिट्ठी मिली है। मुझे ही चिट्ठी लिखी नागार्जुन ने, क्योंकि वो मुझे देख चुके थे हिंद संस्कृत कवि गोष्ठियों में, संस्कृत कवि सम्मेलन में दो एक बार नागार्जुन आए। मैंने भी कविता पढ़ी और उन्होंने भी कविता पढ़ी, उनसे कुछ थोड़ी बहुत उस तरह से बातचीत हुई थी। फिर विशेष बातचीत तो विजय बहादुर सिंह जी के घर विदिशा में नागार्जुन से हुआ करती थी। उस नाते वे मुझे बहुत अच्छी तरह जानते थे, समझते थे। मुझसे कभी कभी बात भी करते थे कवियों के बारे में मत प्रकट करते हुए। तो नागार्जुन को भी देखने समझने का थोड़ा सा अवसर मिला, और उनका साहित्य तो मुझे मैंने पढ़ा ही। इस नाते मैं कह सकता हूं कि परंपरा के बड़े दायरे में घुसकर उसको आत्मसात करते हुए फिर आधुनिक हिंदी कविता में उसको लाने का जिस प्रकार का संरंभ त्रिलोचन में है, उस तरह का प्रसाद के बाद आगे फिर भी मेरे मन में है, और उन पर मैं बात नहीं करूंगा यहाँ फिलहाल। लेकिन अन्य किसी कवि में कदाचित नहीं हुआ है। कदाचित बार बार इसलिए लगाता हूं कि मैंने ही कितना पढ़ा है हिंदी साहित्य।
एक कविता और मैं ले लेता हूँ, बहुत सारी बातें छूट जाती हैं, विषय इतना बड़ा हो जाता है। हाथों के दिन आए हाथों के दिन आएँगे, यह बहुत प्रसिद्ध सोनेट है त्रिलोचन का, और इसको प्रगतिशील कविता के मंचों पर नारे की तरह भी लिखा जाता रहा है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। हाथों के दिन आएँगे। मुझे पूरा सोनेट पढ़ते हुए महाभारत का श्लोक याद आता है। अहो सिद्धार्थता तेषां येषां सन्तीह पाणयः अतीव स्पृहये तेषां येषां सन्तीह पाणयः। जीवन में कितने सिद्ध हुआ करते हैं वे, जिनके हाथ हुआ करते हैं। मुझे स्पृहा है उनसे, जिनके हाथ हुआ करते हैं। यह मैंने अनुवाद, लगभग शाब्दिक अनुवाद ही किया है, जो महाभारत में व्यास की उक्ति है। महाभारत भी तो हाथ महाभारतकार व्यास भी तो हाथों पर बार-बार ध्यान देते हैं। सारा महाभारत तो हाथों से ही चलता है, सव्यसाची हैं और हाथों से ही तो धनुर्धर होते हैं वहाँ। लेकिन हाथ की चर्चा अन्यत्र भी व्यास करते हैं। ऊर्ध्वबाहुर्विरोम्येष नहि कश्चित् क्षणोति माम्। इस श्लोक को तो हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत बार-बार उद्धृत करते हैं अपने ललित निबंधों में। दोनों हाथ ऊंचे उठा करके मैं बार-बार चिल्लाता हूँ कि धर्म से ही अर्थ और काम होंगे सिद्ध। उस धर्म की का सेवन क्यों नहीं करते, पर कोई नहीं सुनता है मेरी। यहाँ भी हाथ हाथ आते हैं। हाथ मैंने ऊंचाए हैं, इसमें भी हाथ की बात है। जो कविता मैंने अभी पढ़ी, ललक शीर्षक से वो कविता बाद में पत्रिका में छपी हुई मैंने देखी थी। किताब में भी छपी हुई है। 1978 के आसपास वो पहली बार छपी थी। ललक, जो कालिदास से साभार, उसके बाद में शीर्षक के नीचे उन्होंने स्वयं ही लिखा भी है। इसलिए कोई यह कहता है कि मैं जबरदस्ती खींचातानी करके कालिदास से संबंध जोड़ता हूँ या महाभारत से संबंध जोड़ता हूँ, तो उसको ये देखना चाहिए कि त्रिलोचन तो खुद स्वीकार कर रहे हैं। उसी कविता में, ललक कविता में, नीचे शीर्षक के नीचे ब्रैकेट में लिखा है कि कालिदास से साभार। तो हो सकता है कि महाभारत का यह श्लोक उनके रचना प्रक्रिया में उस समय न रहा हो, संस्कारों में रहा हो। हाथ हाथों के दिन आएंगे, यह सोनेट जब उन्होंने लिखा, पर बात तो जो व्यास कह रहे हैं, त्रिलोचन वही कह रहे हैं, बहुत अलग संदर्भ में, बहुत आधुनिक संदर्भ में, कि हाथों का होना आदमी के लिए क्या मायने रखता है। हाथ उसके हैं तो आदमी है। वो हाथ मतलब जो कर्मेंद्रिय है, उससे मतलब नहीं है। हाथ कटा हुआ होने पर भी हाथ से काम करते हैं लोग। तो हाथ होने का जज्बा जो है, उससे मतलब है, और उससे आशय व्यास का भी है, उससे ही आशय हाथों के दिन आएंगे। ये जो सोनेट है त्रिलोचन का, इसमें भी उससे आशय है कि हाथ वाला आदमी, उसके भीतर जो हाथ वाला आदमी होने का एहसास या अनुभव है। हाथों के दिन आएंगे, कब आएंगे, यह तो कोई नहीं बताता करने वाले। जहां कहीं भी देखा अब तक डरने वाले मिलते हैं। सुख की रोटी कब खाएंगे, सुख से कब सोएंगे, उसको कब पाएंगे जिसको पाने की इच्छा है। हरने वाले, हर हर कर अपना घर भरने वाले, हर हर कर अपना अपना घर भरने वाले कहाँ नहीं है। हाथ कहाँ से क्या लाएंगे, हाथ कहाँ है हाथ कहाँ है, वंचक हाथों के चक्के में बंधक हैं, बंधुए कहलाते हैं। धरती है निर्मम, पेट पले कैसे इस उस मुखड़े की, सुन्नी पड़ जाती है धौंसों के धक्के में। कौन जिए जिन सांसों में आया करती है भाषा, किसको चिंता है उसके दुखड़ों की। इस सोनेट को पढ़ते हुए एक तो अहो सिद्धार्थता तेषां येषां सन्ति पाणयः अतीव स्पृहये तेषां येषां सन्ति पाणयः, इस श्लोक की याद आती है। मजरू सुल्तानपुरी का बहुत अच्छा गीत है। मजरू सुल्तानपुरी भी मेरे प्रिय कवि हैं, और वो सुबह कभी तो आएगी, उसका तो मैंने संस्कृत में अनुवाद भी किया है और उस पर मैंने बोला है, और अद्भुत गीत है उस समय का वह। उसकी भी याद आती है, हालांकि कोई रिश्ता सीधे सीधे न तो महाभारत के उस श्लोक से इस सोनेट का है, न उस गीत से मजरू के इस सोनेट का है। लेकिन कविताएं कई झंकारें छोड़ती हैं हमारे भीतर, तो हमारी यादें, सुप्त प्रसुप्त यादों की परतें उघड़ती हैं और पुरानी कविताएं याद आती हैं। टी एस एलियट यही कहते हैं कि किसी अपने समय के कवि को पढ़ते सुनते हुए हम
पुराने कवियों को फिर से पढ़ते हैं और उसी कवि का पाठ हम नहीं करते, उसके पहले के कवियों का पुनः पाठ करते हैं हम, उसके द्वारा पूरी परंपरा का पुनः पाठ करते हैं। त्रिलोचन के सोनेट पढ़ते हुए हम परंपराओं का पुनः पाठ करते हैं। त्रिलोचन बार बार हाथों की बात करते हैं। और क्या करूं, हाथों को देखा करता हूं अपने, जब तब मन अक्सर सोचा करता है, कर कराओ में यहाँ कौन सी कसर रह गई, ये खाली है, मैं ठंडी आहें भरता हूँ, इत्यादि। तो ये उलझन शीर्षक कविता है, तुम्हें सौंपना हूं, यह जो उनका काव्य संग्रह है उसमें ये छपी हुई है। त्रिलोचन अनेक कविताओं में वेद मंत्रों को पुनर्विन्यस्त करते हैं और लगभग अनुदित भी कर देते हैं। द्यौः पिता है, माता भूमि है, पुत्र का यह मूलगत संशय हुआ, जायमाना पुनः कल्याणी उषा, फिर ऋचा से आधुनिक आश्रय हुआ, और त्रिलोचन चित्त की चिंता गई, दग्ध अब ज्ञानाग्नि द्वारा भय हुआ। यह तुम्हें सौंपता हूं जो उनका कविता संग्रह है उसमें छपी हुई है। द्यौः पिता है, माता भूमि है, यह तो ऋग्वेद अथर्ववेद के मंत्रों में बार बार कहा ही गया है। और माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्या, यह पृथ्वी सूक्त में कवि कहते हैं ऋग्वेद के। लेकिन पुत्र का यह मूलगत संशय हुआ, यह उसमें जोड़ते हैं। जायमाना पुनः कल्याणी उषा, यह भी उषा सूक्तों में ऋग्वेद में कही गई है। और उषा किस प्रकार से नित्य नवीन होती जाती है प्रतिदिन, यह बात कही गई है। जायमाना शब्द ही वहां से लिया है। लेकिन फिर कहते हैं कि फिर ऋचा से आधुनिक आश्रय हुआ, उस ऋचा से फिर आधुनिक मन ने फिर से साक्षात्कार किया। तब त्रिलोचन चित्त की चिंता गई, दग्ध अब ज्ञानाग्नि द्वारा भय हुआ। फिर निर्भय होने की बात करते हैं और ज्ञानाग्नि द्वारा भय को जला डालने की बात करते हैं। गीता में कहा है, गीता की पंक्ति शायद मन में रही होगी, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुतेर्जुन। वहां तो कर्मों को भस्मसात करने की बात है, यहाँ भय को भस्मसात करने की बात है, लेकिन ज्ञानाग्नि की बात दोनों ही जगह जगह पर है। त्रिलोचन परंपराओं का आभ्यंतरीकरण करते हैं और फिर उन्हें उद्गलित करते हैं, बाहर व्यक्त करते हैं। वे याज्ञवल्क्य ने जिस प्रकार से तैत्तिरीय संहिता को उगल दिया, उस प्रकार से उगलते हैं या तो। और उषा आज वैसी है, कल से कहीं मधुर है, और आज से कल की उषा मोहक और मधुर होगी, लेकिन यह तब जब हम अपनी आंखों से उसको देखेंगे। अनुबंध शीर्षक कविता है। एक तो शीर्षक पर ध्यान देना चाहिए त्रिलोचन में, एक तो शीर्षक और अंतिम पंक्तियां। और ये बड़े कवि की पहचान मुझे पंडित बच्चूलाल अवस्थी ने बताई कि 3 चरण श्लोक के तो सब लिख लेंगे, कोई भी लिख लेगा, लेकिन चौथा चरण जैसे बनता है उससे कवि की पहचान होती है। और इसके कई उदाहरण हमारी परंपरा में दिए जाते हैं कि बाणभट्ट से 3 चरण तो लग गए, वो चौथा चरण नहीं बन रहा था कि चौथे चरण में कैसे करेंगे। ये कई कई कवियों के साथ होता है। रघुवीर सहाय से चौथा चरण नहीं बन रहा है तो उसको कैलाश वाजपेयी ने बना दिया, हालांकि वो तो बहुत मजाक में बनाया। लेकिन बाणभट्ट से चौथा चरण नहीं बन रहा था, सद रहा था, तो मयूर कवि ने सुना दिया, कुछ प्रत्यासत्या हृदय मपिते चंडी कठिनम। उस पर तो बहुत अनर्थ हो गया बाद में। लेकिन त्रिलोचन शीर्षक जो देते हैं और अंतिम 2 पंक्तियों में जो कहते हैं, कई सोनेटों में त्रिलोचन ये करते हैं कि बात कहे जा रहे हैं, परंपरा से जुड़कर कहे जा रहे हैं, किसी दृश्य का वर्णन कर रहे हैं, किसी से जितना जो कुछ सुना है सिर्फ उसी को दोहरा रहे हैं, लेकिन अंत में जो कहते हैं उससे पूरा पर्सपेक्टिव, पूरा परिप्रेक्ष्य प्राप्त होता है और त्रिलोचन की आवाज वहां खुलती है। भय से अभय की ओर जैसे वे पहुंचते हैं वह बात आती है। तो उषा सूक्त से सारे भाव ले लिए, थोड़ा अपनी तरफ से जोड़ा कि वह और भी मोहक और मधुर होगी, आज से कल की उषा और भी मधुर और मोहक होगी, है जोड़ा है उसमें अपनी ओर से। कल से कहीं अधिक मधुर है, यह भी जोड़ा। लेकिन अंतिम पंक्तियों में कहा है कि वह तब, लेकिन यह तब जब हम अपनी आंखों से उसको देखेंगे। तो आंख तो अपनी चाहिए देखने के लिए, और अपनी आंख से मैं देखता हूं, किसी दूसरे की आंख से मैं नहीं देखता। त्रिलोचन नाम ही कदाचित उन्होंने स्वयं ही रखा होगा। नाम तो वासुदेव सिंह था गांव का,
और क्षत्रिय थे, गांव के ठाकुर थे। फिर काशी पढ़ने आए और बहुत भटके, काफी फाके मस्ती बहुत ज्यादा की त्रिलोचन ने। अद्भुत अनोखा जीवन उनका रहा, लेकिन अपनी आंख उनकी है, यह वे फिर दावा करते हैं। वे काल चक्र की बात करते हैं, जो कि प्राय नहीं की जाती आधुनिक कविता में। समय के समयातीत होने की भी बात वे करते हैं। वे समय का तार बजाकर जग उठे, स्वर्ग व्यतीत कदापि नहीं हुए। समय तार बजाकर जो जगे, रंग गई धरती अनुराग से। गगन में नवगुंजन छा गया। इस छंदों को पढ़ के मैं हिंदी के अध्यापकों और छात्रों से पूछता हूँ कि बताइए कौन सा छंद है, तो नहीं पता है, क्योंकि छंद तो चले गए। त्रिलोचन के साथ में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद से उनके पढ़ाए जाते थे। तब छठी क्लास में ही हमको बता दिया जाता था, संस्कृत के छंद भी पढ़ाए जाते थे कि यह द्रुत विलंबित है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। तरुशिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुलवल्लभ की प्रभा। मंदाक्रांता जिस तरह से लिख रहे हैं उस समय के कवि हिंदी में, द्रुत विलंबित क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वो काल चक्र को पकड़ने में उसकी जो गति और यति होती है द्रुत विलंबित की, इसीलिए तो सारे संस्कृत के कवि द्रुत विलंबित लाते हैं जब ऋतु चक्र की बात करते हैं, ऋतु चक्र का वर्णन करते हैं। चाहे कालिदास हो चाहे माघ हो, वसंत और अन्य ऋतुएं कैसे आती जाती हैं, इसका वर्णन करने के लिए तो समय का तार बजाकर जग उठे, स्वर व्यतीत कदापि नहीं हुए। ये जो अटक करके फिर बढ़ने का इसमें चर्चार पर गति, चर्चार पर यति होती है। त्रिलोचन को छंदों की हिंदी के छंदों की, रोला छंद के तो बहुत बड़े मास्टर वे हैं, वे बहुत अच्छी तरह से सिखाते थे। और अभ्यास उन्होंने कराया मुझे बिठा करके। मेघदूत का अनुवाद में करने लग गया, रोला छंद में और सोनेट में। तो कैसे वह अनुवाद हुआ, और उसका एक एक छंद त्रिलोचन सुनते थे बड़े ध्यान से। जहां सधवा देते थे वहां वो कुछ सध गए, छंद कुछ ही सधे। तो ये जो छंदों की पकड़ थी, और उसके साथ आधुनिक बोध तो बहुत जबरदस्त है। और गगन में नवगुंजन छा गया, यह भी वो कहते हैं। ये द्रुत विलंबित छंद में अनेक कविताएं, चेती जो उनका छपा बाद में, उसमें हैं छोटी छोटी कविताएं हैं द्रुत विलंबित में। अन्य छंदों में भी उन्होंने लिखा है, पूरा का पूरा शार्दुल विक्रीडित उन्होंने लिख दिया है। और वंशस्थ में भी वो लिखते हैं हिंदी में। भर्तृहरि को वे लेकर के आते हैं। भर्तृहरि के उस छंद की बड़ी आधुनिक व्याख्याएं होती ही हैं। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, जिसके बारे में निरंतर सोचता रहता हूँ, वो मुझे घास नहीं डालती है, वह किसी और से फंसी हुई है। ठेठ भाषा में अनुवाद किया जाए तो यही अनुवाद बनता है। और जिससे वो फंसी हुई है वो किसी और से अटका हुआ है। तो अंत में कहते हैं कि सब धिक्कार है, और वैराग्य का छंद है। त्रिलोचन उसको भर्तृहरि का नाम लेकर के वह बात करते हैं। त्रिलोचन नाम ले देते हैं कि कालिदास से, ये भर्तृहरि का मैंने ले लिया, बता करके करते हैं। ताल ठोक करके लेते हैं, बहुत कुछ अन्यथा करके फिर कविता के क्षेत्र में उतरते हैं। जिसे है खोजा पल पल सवारा स्मरण से, उसे देखा आंखों पल पल विसारे विकल हो। किसी के पीछे है सकल घटना भर्तृहरि की, लिखी देखी आगे अगम में तम में भी सुगम था। कुछ बहुत अलग तरह की बात उन्होंने फिर इस कविता में कर दी है। इसमें भी छंद अलग है, और ये घटना शीर्षक से उनकी कविता है। भर्तृहरि का नाम भी उन्होंने लिया है। यह सब नहीं कहा है कि वह उससे अटकी, वह उससे लगी हुई, किसी के पीछे भर्तृहरि की जो घटना है वह चल रही है, ऐसा ही कहा है। लेकिन उससे आगे जाकर के बहुत अलग तरह से बात करते हैं, वो फिर फिलॉसफी उसमें आ जाती है। और अगम से सुगम, और तम, उसकी तमस की बात आती है। गांव के लोगों की बात त्रिलोचन ने बहुत की है, अपने गांव के लोगों की बातें वैसी की वैसी ही वो उतार देते हैं कविता में, लेकिन फिर खेल उसमें करते हैं। वो हाँ त्रिलोचन है। एक तो फेरू अमरेथु पर कविता है उनकी। फेरू अमरेथु क्या क्या बात करते हैं, उसकी चर्चा है, उनके रूप का वर्णन करते हैं। स्वभावोक्ति है उसमें, स्वभावोक्तियां तो बहुत हैं त्रिलोचन में, हूबहू उसका खाका खींचते हैं। लेकिन उसमें बीच में कहते हैं, काक वर्ण है सृष्टि वृक्ष का एक पर्ण है।
तो इस सृष्टि वृक्ष के पर्ण होने की बात फिर उस कविता में जो आ गई, वो त्रिलोचन ही उस प्रकार की बात कर सकते हैं। एक कविता और लेकर के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। बहुत सारे तो संस्कृत के शब्द, मुहावरे त्रिलोचन लाते हैं और संस्कृत से नई पदावली भी गढ़ते हैं। पंडितों के भी दिमाग चकरा जाए इस तरह के शब्द वे संस्कृत के बना लेते हैं। उस तरह के बहुत सारे उदाहरण है। वे कुछ पंडितों को चकराने के लिए भी खेल करते हैं। और त्रिलोचन बहुत शांत स्वर में ये सब कविताएं सुनाते थे। मैं तो पढ़ता हूँ तो मेरे आवाज में उतार चढ़ाव आता है। त्रिलोचन की उतार चढ़ाव नहीं आता है। अंत में कहीं थोड़ा सा मुस्काते हैं और वो बहुत ठहराव के कवि हैं। उनकी कविता ही बहुत ठहराव की, स्थिर होने की कविता है और निर्भय होकर स्थिर होने की कविता भी उनकी है इस प्रकार से। अब ये जो गाय की कविता है, स्वभावोक्ति इसमें है। गांव की गाय है, चर रही है, उसका इस प्रकार से वर्णन किया है जैसे कि छठी क्लास का बच्चा गाय पर निबंध लिख रहा हो। और हूबहू शब्द चित्र उसका खींच दिया है, सोनेट में है, उसमें अच्छी तुकबंदी है, वह सब तो है। कविता भी उसमें है। खूंटे पर हो, चाहे चरने के लिए खुली हो, चाहे बाहर हो, घास चर रही हो, इत्यादि है। चकत्ती आंपा कर थोड़ी सी देर को अड़ी, हो आगे बढ़ते ही चारों पैर चमर हो, पूंछ डांस कक कक पुरौची माची इधर उधर हो। ये सब करते हैं, लेकिन फिर कहते हैं तो कौवा भी आता है उड़कर इसी घड़ी। जो गाय चर करके जरा बड़ी चकत्यापा कर रही है और थोड़ी देर को अड़ी है, उसी घड़ी में कौवा भी आता है। उसके आगे जो 6 पंक्तियों में कहते हैं, यहाँ तक तो 8 पंक्तियों का बंद सोनेट का होता है। फिर जो वे कहते हैं उत्तरार्ध में, पूंछ चलाती है गैया तो उसे बचाकर, वह शरीर से चिपके कीड़े चुन लेता है, खा जाता है और मेल भी आंख कान के हर लेता है गैया के कितना संभाल कर। यह संबंध मुझे चुपके से जो देता है, वह संभाल लेता हूं मन में निजी मान के। और यहाँ फिर आपको बहुत अटक करके एक-एक शब्द पर ध्यान दे करके सोचना पड़ता है कि ये क्या कह गए हैं। और मुझे फिर कालिदास की स्मृति आती है। बहुत सहज संबंध है कालिदास से यहाँ पर। और श्रृंगे कृष्ण मृगस्य वाम नयनम कंडूयमानां मृगीम शाखा लंबित वल्कलस्य चतुरो निर्मातुमिच्छाम्यतः। दुष्यंत जो चित्र बनाता है, अधूरा चित्र रह गया है, उसमें मैं ये और बनाना चाहता हूँ। तो जिस पेड़ पर वल्कल के वस्त्र सुखाने के लिए लटके हुए हैं, उसके नीचे में एक हरिण और हरिणी का जोड़ा बनाना चाहता हूँ, जिसमें कि कृष्ण मृग की आंख को, बाई आंख को सींग की नोक से खुजाती हुई हरिणी को मैं चित्र में बनाऊंगा, ऐसा कहता है। साम्य तो बहुत गहरा है, आपाततः कोई साम्य नहीं। कहाँ गांव की गाय जिसमें कौवा उसके कान और आंख से मेल खींच करके चोंच से निकाल रहा है। कहाँ इतनी सुंदर भव्य कविता, उदात्त कविता है, उसमें कहाँ आप कालिदास को ला रहे हैं त्रिलोचन की कविता में, जो स्वदेश है पूरा। लेकिन बहुत जरूरी है त्रिलोचन को समझने के लिए, क्योंकि कालिदास को न केवल पकड़ा है, बहुत आगे उसको ले जाते हैं त्रिलोचन। क्योंकि वहां तो छोड़ दिया कालिदास ने। दुष्यंत कहता है कि बनाऊंगा, बना ही नहीं पाया। यह अटूट विश्वास कि सींग की नोक से बाई आंख की कोर को, जिसको अपांग कहते हैं, को खुजला रही है। एक तो इतना स्नेह है कि जान गई है कि इसकी आंख में खुजली है, और सींग की नोक से खुजला रही है। और हरिण आंखें बंद किए हुए मगन है, उसको इतना विश्वास है कि चुभने नहीं देगी हरिणी आंख में सींग की नोक, जो कि बहुत तीखी हो सकती है। गाय को विश्वास है कि कौवे की चोंच जो इतनी कठोर होती है, जिससे वे कपाल फोड़ सकता है आदमी का, ऐसा बताया जाता है कि वो आदमी को मार डालता है कौवा यदि नाराज हो जाए। उसकी उस चोंच को वह कान में अंदर तक घुसा करके मेल खींच रहा है, और गाय की आंखें साफ कर रहा है, आंखों की कोर से खींच करके मेल निकाल रहा है। और गाय को भरोसा है कि कोई क्षति नहीं करेगा। दोनों ही कवि उस सारी निसर्ग की दुनिया को रचते हैं जो हमसे बहुत छूट चुकी है। त्रिलोचन के साथ वो दुनिया है, और यह संबंध मुझे चुपके से जो देता है, वह संभाल लेता हूं मन में निजी मान के। यह वे अंतिम पंक्तियों में कहते हैं। ये संबंध उनके साथ बना हुआ है। तो यह परंपरा को इस प्रकार से कवि
त्रिलोचन लेकर के आते हैं। बहुत सारी बातें और भी आगे कहूँगा, शब्दावली पर बात करूँगा, त्रिलोचन पर चर्चा थोड़ी-सी ही हो सकी और आगे कुछ चर्चा और कदाचित होती रहेगी। इन शब्दों के साथ यह मैं चर्चा आज की समाप्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।